नमस्कार दोस्तों, गुरु कृपा क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण की जो नया टॉपिक है शब्द विचार, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखते हैं शब्द। सबसे पहले बात आती है शब्द की परिभाषा, अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। जैसे हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द। इसके बाद में हम देखते हैं शब्दों के वर्गीकरण के आधार पे। तो शब्दों का जब वर्गीकरण देखते हैं तो पहला वर्गीकरण आता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम प्रयोग शब्द को जब बोलते हैं तो प्र पे जोर कम लगाते हैं, योग आता है। अब योग में कितने शब्द होते हैं? दो शब्द होते हैं योग, अतः प्रयोग याद नहीं होता है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं योग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो योग के आधार पर एक और दो, योग में कितने शब्द होते हैं? दो शब्द होते हैं। तो योग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और वह शब्द जो होते हैं वो एक तो होता है विकारी शब्द, एक तो होता है विकारी शब्द, और जो दूसरा होता है वह होता है अविकारी शब्द। अर्थात प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। इसके बाद में हम बात करते हैं रचना के आधार पे। रचना में एक दो तीन शब्द होते हैं। तो रचना के आधार पे जो शब्द होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। उनमें से जो पहला आता है वह आता है रूढ़ शब्द, दूसरा आता है यौगिक शब्द, दूसरा जो आता है वह यौगिक शब्द, और तीसरा जो शब्द आता है वह आता है योग रूढ़ शब्द। यह ऐसे रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ किसके आधार पे होते हैं? रचना के आधार पे होते हैं। यहाँ एग्जामिनर के द्वारा एक रचना के आधार पे ना पूछे और ये पूछा जा सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर, यहाँ हम रचना न करके व्युत्पत्ति के आधार पे भी हम बता सकते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वह भी तीन ही प्रकार से करके आना है। लेकिन अगर रचना के आधार पे पूछे तो भी आपको तीन ही करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं वह मूलतः चार होते हैं, लेकिन आजकल एक संकर शब्द प्रचलन में आ गया, तो 4 + 1 बराबर कितने शब्द होते हैं? 5। अतः उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहले की जब हम बात करते हैं तो पहला होता है इसमें तत्सम, दूसरे की बात करते हैं दूसरा होता है तद्भव, और तीसरे की जब हम बात करते हैं तो वह होता है देशज, और चौथे की जब हम बात करते हैं तो वह होता है विदेशी, और पांचवे की जब हम बात करते हैं तो वह होता है संकर। ऐसे हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा कि सबसे पहले हम बात की शब्द की परिभाषा की कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या फिर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे कहते हैं? शब्दों को कहते हैं। और शब्दों के वर्गीकरण के बारे में जब हम पढ़े तो सबसे पहला वर्गीकरण पढ़ा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग को हम पे जोर कम देते हैं, और योग शब्द जब बोलते हैं तो एक व दो शब्द होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसके बाद में हम बात करते हैं रचना तथा व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वह 4 + 1 बराबर 5 होते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। ऐसे शब्दों के वर्गीकरण की बात कर ली हमने। इसके बाद में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पे हम सबसे पहले बात करते हैं विकारी शब्दों की। जो विकारी शब्द होते हैं, यहाँ हम देखते हैं जो विकारी शब्द होते हैं, ये विकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं भाई? विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। विकारी शब्दों की हम बात करते हैं कि वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और हिंदी में जो विकारी शब्द होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो आता है वह आता है संज्ञा। पहला जो आता है वह आता है संज्ञा, दूसरा जो आता है वह आता है सर्वनाम, और तीसरा जो आता है वह आता है विशेषण, और चौथा जो आता है विकारी शब्द वह होता है क्रिया। ऐसे
विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं या विकारी शब्द है या नहीं है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें विकार उत्पन्न होता है। किसके आधार पे? लिंग वचन काल के आधार पे। सर्वनाम विकारी शब्द है, विशेषण विकारी शब्द है और क्रिया विकारी शब्द है। ऐसे 4 विकारी शब्द होते हैं। अविकारी की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले विकारी की बात करते हैं। विकारी में हम आज थोड़ी बहुत जो चर्चा करते हैं वह सर्वनाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वनाम को देखते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम के बारे में देखते हैं। सर्वनाम, अब सर्वनाम को हम पूरी डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जो सर्वनाम होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम की जब हम बात करते हैं अर्थ की, तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। एक प्रश्न तो यहां आ सकता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, ये प्रश्न हो गया। इसके बाद में परिभाषा से प्रश्न आता है, तो परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर के द्वारा कुछ डीपली प्रश्न आ सकता है, एग्जाम में बहुत ही अलग से प्रश्न बना सकता है, तो ये भी बना सकता है कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के पुनरुक्ति दोषों को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोषों को दूर करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा के पुनरुक्ति दोषों को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक संज्ञा का जो शब्द होता है वह बार बार किसी वाक्य में आता है, तो ऐसी स्थिति में वाक्य सुव्यवस्थित नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। तो हम एक व्यक्ति के जगह उसके अन्य स्थान पर वह, यह, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम बिठा देते हैं। तो संज्ञा के पुनरुक्ति दोषों को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आती है सर्वनाम कितने होते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो सर्वनामों की संख्या होती है, सर्वनामों की जो संख्या होती है वह पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं। मैं भेद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सर्वनामों की संख्या। कामता प्रसाद गुरु ने सर्वनामों की संख्या कितनी मानी है? तो कामता प्रसाद गुरु ने सर्वनामों की संख्या 11 मानी है। हर विद्यार्थी अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि निम्न में से सर्वनामों की संख्या कितनी मानी जाती है या सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना सर्वनामों की संख्या 11 होती है। अब वह 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ी देर हम देखते हैं। जैसे पहला सर्वनाम होता है मैं, दूसरा होता है तू, तीसरा होता है आप और चौथा होता है यह, फिर होता है वह, जो सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ऐसे हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। पहला होता है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। वह संख्या, सर्वनामों की संख्या किसने निर्धारित की है? कामता प्रसाद गुरु ने निर्धारित की है। यहां प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से सर्वनाम है या निम्न में से सर्वनाम नहीं है। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से आपको बता के देता हूं। जैसे मैंने एक प्रश्न बनाया, निम्न में से सर्वनाम है, निम्न में से सर्वनाम शब्द नहीं है, निम्न में से सर्वनाम शब्द नहीं है, यह प्रश्न हमें है। तो पहला ऑप्शन मैंने दे दिया तू, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने तुम, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने यह और चौथा ऑप्शन दे दिया मैंने आप। तो ध्यान रहे निम्न में से सर्वनाम शब्द नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया तू एक सर्वनाम शब्द होता है, यह भी एक मूल सर्वनाम होता है और आप भी एक मूल सर्वनाम होता है। लेकिन ध्यान रखना कामता प्रसाद गुरु ने तुम शब्द को मूल सर्वनाम नहीं माना गया है। ऑप्शन में यही आएगा और इसे यही प्रश्न क्या होगा? गलत होगा। तो ध्यान देना तुम शब्द को कामता प्रसाद गुरु ने मूल सर्वनाम शब्द नहीं माना है। इसके बाद में हम बात करते हैं सर्वनामों की भेद की बात करते हैं। जब हमने पहले देखी परिभाषा, अर्थ देखा, अर्थ होता है सर्वनाम शब्द का होता है सबका नाम, सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम।
संज्ञा के पुनरुक्ति दोषों को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सर्वनामों की जो संख्या होती है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 11 होती है। जो 11 मैंने आपको बताया, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन इत्यादि जो शब्द होते हैं वो सर्वनामों की संख्या में आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं भेद की। तो सर्वनाम के मुख्यतः जो भेद होते हैं वह होते हैं 6। सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जिसमें भेदों की हम बात करते हैं तो पहला भेद जो होता है वह होता है पुरुषवाचक। पहला जो भेद होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और दूसरा जो भेद होता है वह होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा जो भेद होता है वह होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा जो भेद होता है वह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा जो भेद होता है वह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा जो भेद होता है वह होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और जो छठा भेद होता है वह होता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनामों को भेद जो होते हैं वह 6 तथा सर्वनामों की संख्या 11 होती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, अब हम देखते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत ही अंदर से हम इस चीज को देख रहे हैं, बड़ी बारीकी के साथ हम देखेंगे इस चीज को। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिसमें वक्ता, श्रोता तथा तटस्थ अन्य का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिसमें वक्ता, श्रोता तथा तटस्थ अन्य का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात बोलने वाले, सुनने वाले और करने वाले इनका बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि वक्ता। अगर आपसे पूछे कि वक्ता तथा श्रोता, वक्ता, श्रोता तथा अन्य जिसे हम तटस्थ कहते हैं, अन्य का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिसमें वक्ता अर्थात बोलने वाले, श्रोता अर्थात सुनने वाले, तटस्थ अर्थात अन्य का बोध हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनामों के भेद की। जब हम बात करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। जिसमें पहला जो होता है वह होता है उत्तम पुरुष, दूसरा जो भेद होता है वह होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा जो भेद होता है वह होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तम पुरुष की बात करते हैं। उत्तम पुरुष की हम जब बात करेंगे तो उत्तम पुरुष देखते हैं। सबसे पहले यह आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला तथा अन्य का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुष की बात करते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की जो है उसकी बात हम करते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम शब्द जिसमें वक्ता अर्थात बोलने वाले स्वरूप, वक्ता के बोलने वाला स्वरूप का बोध होता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिसमें वक्ता अर्थात बोलने वाले स्वरूप का बोध हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहां हम पढ़ सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिसमें वक्ता, वक्ता बोले तो बोलने वाले स्वरूप का बोध हो, बोलने वाले स्वरूप का बोध हो, वे सर्वनाम शब्द जिसमें वक्ता अर्थात बोलने वाले स्वरूप का बोध हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बात तो आपको यह समझ में आई होगी। इसके बाद में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की जब पहचान की बात करते हैं तो पहचान जब हम देखते हैं तो पहचान में आप सबको बता दूं कि वे सर्वनाम शब्द जो मैं तथा है से प्रारंभ होने वाले सर्वनाम शब्द किसमें आएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। मैं तथा है से प्रारंभ होने वाले सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब आप कहोगे कि मैं से कौन कौन से प्रारंभ होते हैं और है से कौन कौन से प्रारंभ होते हैं? तो मैं से मेरा, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे,
हम, हमारा, हमें, हमको, हमारी, हमसे, ये जो शब्द आते हैं वो किस में आएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मैं से प्रारंभ होने वाले शब्द होते हैं मैं, फिर आता है मेरा, फिर आता है मेरी, मुझे, मुझ, मुझसे, और हम, हमारा, हमारी आदि जो शब्द आते हैं जो मैं और है से प्रारंभ होने वाले होते हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनामों में गिने जाएंगे या आएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात आती है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि उत्तम पुरुष में वक्ता अर्थात बोलने वाले स्वरूप का बोध होता है। इसकी पहचान मैं तथा है से होती है। मैं से मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, हम, हमारा, हमको, हमसे, ये सारे शब्द किसमें आएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। लेकिन एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात एक आती है कि यदि वे सर्वनाम शब्द जिनके अंत में रा, रे, री ये शब्द आ जाते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनके अंत में रा, रे, री आए तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ में संबंधवाचक सर्वनाम भी हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज को। वे सर्वनाम शब्द जिसके अंत में रा, रे, री आए वहां पर पुरुषवाचक और संबंधवाचक दोनों होंगे, और यदि विकल्प में दोनों दे रखे हैं तो वहां पुरुषवाचक नहीं करना है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम करना है। मैं फिर एक बार बता देता हूं कि वे सर्वनाम शब्द जिनके अंत में रा, रे, री, जैसे मेरा, मेरी, मुझसे तो नहीं होगा, हमारा, हमारी, ये शब्द आ जाते हैं तो वहां पर पुरुषवाचक और संबंधवाचक दोनों हो सकते हैं। यदि विकल्प में दोनों है तो संबंधवाचक करना है, और यदि संबंधवाचक नहीं है तो पुरुषवाचक करना है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। आप हमारे साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो धन्यवाद।